हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक महान एपिक पैराडाइज लॉस्ट को सरल, स्पष्ट और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने जा रहे हैं। यह कृति महान कवि जॉन मिल्टन द्वारा रचित है और टीजीटी तथा पीजीटी इंग्लिश एग्जाम के सिलेबस में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस एपिक में 12 पुस्तक है, जिनमें क्रिएशन, रिबेलियन, टेम्पटेशन, फॉल और रिडेम्पशन जैसे गहरे थीम्स को पोएटिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो में हम बुक वाइज समरीज को इस तरह समझेंगे कि आपको स्टोरी, थीम्स, कैरेक्टर्स और एनालिसिस सब कुछ एक साथ स्पष्ट रूप में मिल जाए। यदि आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं या मिल्टन को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत लिटरेरी जर्नी को हेवन, हेल और एडन की दुनिया में। सैटर्न और उसके साथी फॉलन एंजल्स गॉड द्वारा हेल में गिरा दिए गए हैं। यह स्थान अंधकार, आग, धुएं और पीड़ा से भरा है। सैटर्न और उसका प्रमुख साथी बेल्जेबब जलती हुई झील लेक ऑफ फायर में पड़े हैं। होश में आने के बाद सैटर्न अपनी हार को स्वीकार तो करता है, लेकिन उसका प्राइड और रिबेलियन समाप्त नहीं हुआ है। सैटर्न बेल्जेबब से कहता है कि भले ही वे हेवन से निकाल दिए गए हों, पर उनकी इच्छा शक्ति, विल और विरोध की भावना अभी जीवित है। वह प्रसिद्ध वाक्य कहता है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। यह वाक्य सैटर्न के स्वभाव को स्पष्ट करता है। वह किसी भी स्थिति में अधीन रहना स्वीकार नहीं करता। सैटर्न अपने विशाल शरीर को उठाकर हेल की भूमि पर खड़ा होता है और अपने अन्य एंजल्स को पुकारता है। ये सभी एंजल्स भी गॉड के विरुद्ध विद्रोह के कारण गिरे हैं। मिल्टन इन एंजल्स की संख्या और आकार का वर्णन करके दिखाते हैं कि वे कितने शक्तिशाली थे। सैटर्न उन्हें प्रेरित करता है कि वे निराश न हों और फिर से गॉड के विरुद्ध योजना बनाएं। इसके बाद वे हेल में एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ फॉलन एंजल्स अपनी सुपरनेचुरल शक्ति से एक विशाल पैलेस बनाते हैं, जिसका नाम पैंडेमोनियम रखा जाता है। यह हेल की राजधानी बनती है। यह पैलेस डेमन्स की पॉलिटिकल सभा के लिए बनाया गया है। मिल्टन इसे बहुत भव्य और भयानक दोनों रूपों में चित्रित करते हैं। पैंडेमोनियम में सैटर्न अपने फॉलोअर्स को संबोधित करता है। वह कहता है कि वे सीधे हेवन पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड की शक्ति अत्यधिक है, इसलिए वे कोई नई रणनीति अपनाएंगे। सैटर्न को पता चलता है कि गॉड ने एक नई क्रिएशन मैन बनाई है, जिसे अर्थ पर एडन में रखा गया है। सैटर्न योजना बनाता है कि वे मैन को करप्ट करके गॉड से बदला लेंगे। बुक फर्स्ट के अंत में फॉलन एंजल्स पैंडेमोनियम में सभा के लिए तैयार होते हैं, जहां वे आगे की योजना पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले बुक के थीम की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका थीम है प्राइड और रिबेलियन, लीडरशिप और मैनिपुलेशन, इविल की शुरुआत। यह है पहले बुक के थीम। दोस्तों, मिल्टन सैटर्न को शुरुआत में एक पावरफुल लीडर की तरह प्रस्तुत करते हैं। उसकी बाड़ी प्रभावशाली है, जिससे रीडर को वह हीरो जैसा लग सकता है, लेकिन उसका प्राइड और ईगो ही उसके पतन का कारण है। हेल का वर्णन पॉलिटिकल करप्शन और मोरल डार्कनेस का प्रतीक है। बुक फर्स्ट पूरे एपिक में कन्फ्लिक्ट की नींव रखता है। दोस्तों, बुक फर्स्ट पूरे एपिक के कन्फ्लिक्ट की नींव रखता है। गुड बनाम एविल, ओबेडियंस बनाम रेवेलियन।
बुक 2 समरी पैराडाइज लॉस्ट। बुक 2 की शुरुआत हेल की राजधानी पेंडिमोनियम में होती है, जहां सैटर्न फॉलन एंजल्स की एक विशाल काउंसिल बुलाता है। बुक फर्स्ट में पैलेस बनाने के बाद अब डेमन्स फ्यूचर स्ट्रेटजी पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। सैटर्न सभा की अध्यक्षता करता है और डेमन्स से सुझाव मांगता है कि गॉड से बदला कैसे लिया जाए। सबसे पहले डेमन मोलोच बोलता है। वह एग्रेसिव वार का समर्थन करता है और कहता है कि उन्हें तुरंत हेवन पर अटैक कर देना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसके बाद बेलियल बोलता है, जो शांति और इनएक्टिविटी की बात करता है। वह कहता है कि हेवन से फिर लड़ना व्यर्थ है, इसलिए उन्हें हेल में ही रहना चाहिए। तीसरा डेमन मैमन पॉलिटिकल विचार रखता है। वह सुझाव देता है कि वे हेल को ही अपना किंगडम बनाकर यहीं सुख से रहें। अंत में बेल्जिबब बोलता है, जो वास्तव में सैटर्न की ही योजना प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि गॉड ने एक नई क्रिएशन मैन बनाई है, जो अर्थ पर ईडन में रहता है। यदि वे मैन को करप्ट कर दें तो गॉड की सबसे प्रिय क्रिएशन नष्ट हो जाएगी और यह गॉड से बदला लेने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। सभा इस योजना को स्वीकार कर लेती है। सैटर्न स्वयं इस डेंजरस मिशन पर जाने का निर्णय लेता है। वह हेल से बाहर निकलकर अर्थ तक जाने की यात्रा शुरू करता है। हेल के गेट पर उसे दो भयानक प्राणी मिलते हैं, सिन और डेथ। सिन सैटर्न की बेटी है, जो उसके मन से उत्पन्न हुई थी, और डेथ उसका पुत्र है। ये दोनों हेल के गेट की रक्षा करते हैं। सिन सैटर्न को पहचान लेती है और उसे गेट खोलने देती है। वह बताती है कि सिन और डेथ सैटर्न के रिबेलियन के परिणाम हैं। यह इविल के नेचुरल कंसिक्वेंसेस का प्रतीक है। गेट खुलने के बाद सैटर्न केओस और डार्कनेस से भरे असीम स्पेस में प्रवेश करता है। यह स्पेस हेल और अर्थ के बीच है। यहाँ कोई स्थिर दिशा नहीं है, सब कुछ अव्यवस्थित है। सैटर्न बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए केओस पार करता है। अंततः वह अर्थ की ओर बढ़ता है, जहाँ गॉड की नई क्रिएशन उसका इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात कर लेते हैं। तो इसका थीम है पॉलिटिकल डिबेट और मैनिपुलेशन। अगला थीम इसका है इविल की स्ट्रेटजी। अगला थीम है सिम और डेथ का प्रतीकात्मक अर्थ, रिवेंज की योजना। दोस्तों, मिल्टन इस बुक में हेल की काउंसिल को पॉलिटिकल सटायर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हर डेमन किसी पॉलिटिकल माइंडसेट का प्रतिनिधित्व करता है। सिन और डेथ दिखाते हैं कि एविल अपने साथ विनाश लाता है। बुक 2 सैटर्न की जर्नी को शुरू करता है, जो पूरे एपिक का टर्निंग मोमेंट है। बुक 3 समरी पैराडाइज लॉस्ट। बुक 3 में सीन हेल से हेवन की ओर शिफ्ट होता है। यहाँ गॉड अपने डिवाइन विजन से फ्यूचर को देख रहे हैं। उन्हें पहले से ज्ञात है कि सैटर्न अर्थ की ओर बढ़ रहा है और वह मैन को टेम्प्ट करेगा। गॉड जानते हैं कि मैन फॉल करेगा, पर वे यह स्पष्ट करते हैं कि मैन को फ्री विल दिया गया है। यदि मैन गलती करेगा तो वह अपनी इच्छा से करेगा, न कि गॉड की मजबूरी से। गॉड हेवन के एंजल से कहते हैं कि उन्होंने मैन को परफेक्ट बनाया है, लेकिन उसे चॉइस की स्वतंत्रता दी है। यदि वह ओबेडियंस चुनेगा तो सुखी रहेगा, और यदि डिसोबेडियंस चुनेगा तो उसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। इस प्रकार मिल्टन गॉड को टायरेंट नहीं, बल्कि जस्ट रूलर के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
तभी सन ऑफ गॉड आगे आते हैं। गॉड बताते हैं कि मैन के फाल के बाद उसे पनिशमेंट मिलेगा, डेथ और सफरिंग, परंतु सन स्वयं वॉलंटियर करते हैं कि वे फ्यूचर में अर्थ पर जाकर ह्यूमनिटी के लिए सेक्रीफाइस देंगे ताकि मैन को सॉल्वेशन मिल सके। गॉड सन की इस महान भावना को स्वीकार करते हैं और उन्हें ह्यूमनिटी का सेवियर घोषित करते हैं। हेवन के सभी एंजल्स सन की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, इसके बाद मिल्टन सीन को फिर सैटर्न की ओर ले जाते हैं, जो हेल से निकलकर केयास के विशाल अंधकारमय क्षेत्र को पार कर रहा है। यह स्थान हेल और अर्थ के बीच है, जहां कोई स्थिरता नहीं है। सैटर्न बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है, कभी गिरता है, कभी उड़ता है और अंततः यूनिवर्स के आउटर स्फीयर तक पहुंच जाता है। वहां से सैटर्न अर्थ की और यूनिवर्स की सुंदरता को देखता है। उसे गॉड की क्रिएशन की भव्यता देखकर आश्चर्य होता है। वह सन के पास पहुंचता है और डिस्गाइज लेकर एक एंजल की तरह व्यवहार करता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वह यूनिवर्स में रास्ता खोजते हुए अर्थ की दिशा में आगे बढ़ता है। बुक 3 का अंत सैटर्न के अर्थ के निकट पहुंचने के साथ होता है, जहां गॉड की नई क्रिएशन एडम और ईव ईडन में रहते हैं। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें तो पहला थीम इसका निकल करके आता है फ्री विल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा थीम निकल करके आता है डिवाइन जस्टिस और मेर्सी। तीसरा सेक्रीफाइस और रिडेम्पशन। दोस्तों, इस बुक में मिल्टन क्रिश्चियन थियोलॉजी का मुख्य आधार प्रस्तुत करते हैं। गॉड को न्यायप्रिय और दयालु दिखाया गया है। सन का सेक्रीफाइस पूरे एपिक का मोरल सेंटर है। दूसरी ओर सैटर्न की यात्रा एविल की परसिस्टेंस को दिखाती है। बुक 3 हेवन और हेल के कंट्रास्ट को गहराई से प्रस्तुत करता है। बुक 4 समरी पैराडाइज लॉस्ट। बुक 4 में सैटर्न अर्थ के पास पहुंच चुका है और पहली बार गॉड की नई क्रिएशन ईडन को देखता है। वह गार्डन की सुंदरता, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ सब कुछ हार्मनी और प्योरिटी से भरा है, जो हेल के अंधकार से बिल्कुल विपरीत है। इस सुंदर दृश्य को देखकर सैटर्न के मन में जिलसी और रिग्रेट दोनों भाव आते हैं। वह स्वीकार करता है कि उसका ओन प्राइड ही उसके पतन का कारण बना। दोस्तों, सैटर्न कुछ समय के लिए सोचता है कि क्या वह गॉड से फॉरगिवनेस मांग सकता है, लेकिन तुरंत उसका ईगो उसे रोक देता है। वह मानता है कि अब उसके लिए वापस जाना संभव नहीं है, इसलिए वह अपने मिशन मैन को करप्ट करना जारी रखने का निश्चय करता है। सैटर्न गार्डन के अंदर प्रवेश करता है और पहली बार एडम और ईव को देखता है। दोनों पूर्ण इनोसेंस और प्रेम के साथ जीवन जी रहे हैं। वे प्रकृति के साथ हार्मनी में और गॉड के प्रति ओबेडिएंट हैं। उनकी प्योरिटी देखकर सैटर्न के भीतर और अधिक जेलसी उत्पन्न होती है। वह तय करता है कि वह उनकी इस हैप्पीनेस को नष्ट करेगा। सैटर्न अलग अलग एनिमल्स का रूप लेकर गार्डन में घूमता है ताकि उसे पहचान ना सके। वह एडम और ईव की बातचीत सुनता है और उनके संबंध को समझता है। उसे पता चलता है कि ईव एडम से थोड़ी अधिक क्यूरियस और सेंसिटिव है, इसलिए वह ईव को टारगेट करने की योजना बनाता है। उसी समय हेवन में एंजल्स एडन की रक्षा कर रहे हैं। गैब्रियल एंजल को सतर्क रहने का आदेश देता है। रात के समय जब एडम और ईव सो रहे होते हैं, सैटर्न उनके पास पहुंचकर ईव के मन में
डिस्टर्बिंग ड्रीम्स डालने की कोशिश करता है ताकि वह फ्यूचर टेम्पटेशन के लिए कमजोर हो जाए। एंजल्स सैटर्न की उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं। गैब्रियल और उसके साथी सैटर्न को पकड़ लेते हैं। वे उसे ईडन छोड़ने का आदेश देते हैं। सैटर्न इनिशियली आर्ग्यू करता है, पर हेवन की डिवाइन पावर के सामने वह कमजोर पड़ जाता है। अंततः वह गार्डन से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके मन में टेम्पटेशन की योजना अभी भी बनी रहती है। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें तो पहला थीम निकल करके आता है इनोसेंस बनाम करप्शन, दूसरा जेलसी और आइनर कन्फ्लिक्ट, तीसरा टेम्पटेशन की तैयारी। दोस्तों, मिल्टन इस बुक में ईडन और हेल के कंट्रास्ट को बहुत सुंदर तरीके से दिखाते हैं। सैटर्न का आइनर कन्फ्लिक्ट उसे ह्यूमन जैसा बनाता है, जिससे रीडर उसके इमोशंस को समझ सकता है। एडम और ईव की प्योरिटी फ्यूचर ट्रेजेडी को और अधिक गहरा बना देती है। बुक 4 टेम्पटेशन से पहले की साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन को दर्शाता है। बुक 5 समरी पैराडाइज लॉस्ट। बुक 5 की शुरुआत सुबह के दृश्य से होती है, जहां ईव एक डिस्टर्बिंग ड्रीम से जागती है। इस ड्रीम में उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे ट्री के फ्रूट को खाने के लिए उकसा रहा है। वह यह सपना एडम को बताती है। एडम उसे सांत्वना देता है और कहता है कि यह केवल सपना है, वास्तविकता नहीं। फिर भी वह सपना आने वाले टेम्पटेशन का संकेत देता है। उसी समय हेवन से एक एंजल ईडन में आता है, राफेल। उसे गॉड ने भेजा है, राफेल को गॉड ने भेजा है ताकि वह एडम को सैटर्न की रिबेलियन की कहानी बताए और उसे फ्यूचर डेंजर के प्रति सावधान करे। एडम और ईव राफेल का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं और उसे भोजन कराते हैं। मिल्टन यहाँ एंजल्स की भी फ्रेंडली और ग्रेसफुल रूप दिखाते हैं। राफेल एडम को हेवन की एक महत्वपूर्ण घटना बताता है। वह कहता है कि सैटर्न पहले एक महान एंजल था, लेकिन उसके भीतर प्राइड और एम्बिशन उत्पन्न हो गया। जब गॉड ने सन ऑफ गॉड को हेवन का रूलर घोषित किया, तब सैटर्न को जेलसी हुई। उसने सीक्रेटली कई एंजल्स को अपने साथ मिला लिया और गॉड के विरुद्ध रिबेलियन की योजना बनाई। राफेल विस्तार से बताता है कि किस प्रकार सैटर्न ने अन्य एंजल्स को बहकाया। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे गॉड के अधीन क्यों रहें, जबकि वे स्वयं भी शक्तिशाली हैं। कई एंजल्स उसके शब्दों में आ गए और रिबेलियन में शामिल हो गए। राफेल एडम को समझाता है कि प्राइड और डिसोबीडियंस कितने खतरनाक हैं। एडम ध्यानपूर्वक यह पूरी कहानी सुनता है। राफेल उसे चेतावनी देता है कि सैटर्न अब भी एक्टिव है और वह मैन को भी इसी तरह टेम्प्ट कर सकता है। इसलिए एडम को ओबेडिएंट रहना चाहिए और गॉड के आदेश का पालन करना चाहिए। बुक 5 का अंत राफेल द्वारा रिबेलियन की शुरुआत का वर्णन करते हुए होता है, जो अगले बुक में हेवन के वार का रूप लेता है। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें तो पहला थीम निकल के आता है ओबेडियंस बनाम प्राइड, वार्निंग और मोरल एजुकेशन, और तीसरा आता है टेम्पटेशन का पूर्व संकेत। दोस्तों, मिल्टन इस बुक में राफेल को टीचर और गाइड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ड्रीम फ्यूचर फॉल का फॉरशैडोइंग है। दोस्तों, राफेल की कहानी एडम के लिए मोरल लेसन है और रीडर के लिए भी। बुक 5 यह दिखाता है कि इविल की जड़ प्राइड है और ओबेडियंस ही सुरक्षा का मार्ग है। बुक 6 समरी पैराडाइज लॉस्ट। बुक 6 में राफेल द्वारा सुनाई जा रही कहानी आगे बढ़ती है।
वह एडम को हेवन में हुए महान वार का विस्तार से वर्णन करता है। वह यह वार सैटन और उसके साथियों द्वारा गॉड के विरुद्ध रिबेलियन के कारण हुआ था। राफेल बताता है कि जब सैटन ने गॉड और सन ऑफ गॉड के अथॉरिटी को स्वीकार करने से इनकार किया, तब उसने बड़ी संख्या में एंजल्स को अपने पक्ष में रख लिया। राफेल बताता है कि जब सैटन ने गॉड और सन ऑफ गॉड के अथॉरिटी को स्वीकार करने से इनकार किया, तब उसने बड़ी संख्या में एंजल्स को अपने पक्ष में कर लिया। हेवन दो भागों में बट गया, एक ओर लॉयल एंजल्स और दूसरी ओर सैटन के फॉलोअर्स। वार 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन सैटन और उसके साथी एंजल्स बड़े साहस के साथ लड़ते हैं। मिल्टन इस वार को बहुत ग्रैंड और सिंबॉलिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। एंजल्स तलवारों और डिवाइन शक्ति से लड़ते हैं। दूसरे दिन सैटन नई स्ट्रेटजी अपनाता है। वह हेवन में तोप, कैनन जैसे वीपन्स का उपयोग करता है, जिससे लॉयल एंजल्स कुछ समय के लिए पीछे हट जाते हैं। यह दिखाता है कि इविल भी बुद्धि और इनोवेशन का उपयोग कर सकता है। तीसरे दिन गॉड स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और सन ऑफ गॉड को वार समाप्त करने का आदेश देते हैं। सन एक डिवाइन चैरियट पर सवार होकर बैटलफील्ड में आते हैं। उनकी शक्ति के सामने सैटन और उसके फॉलोअर्स टिक नहीं पाते। सन की डिवाइन लाइट और पावर से रिबेलियस एंजल्स हेवन से नीचे गिरा दिए जाते हैं। ये सभी एंजल्स गिरकर हेल में पहुंचते हैं, जहां से बुक फर्स्ट की कहानी शुरू होती है। इस प्रकार बुक 6 रिबेलियन से लेकर पनिशमेंट तक की पूरी घटना को स्पष्ट करता है। राफेल एडम को यह सब इसलिए बताता है ताकि वह समझ सके कि डिसोबीडियंस और प्राइड का परिणाम कितना भयानक होता है। वह एडम को चेतावनी देता है कि सैटन अभी भी एक्टिव है और वह मैन को भी उसी तरह डिसीव कर सकता है। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें, गुड बनाम इविल का संघर्ष, प्राइड का परिणाम और डिवाइन पावर और जस्टिस, ये इसके थीम है। दोस्तों, मिल्टन इस वार को केवल फिजिकल बैटल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाते हैं। सैटन की इंटेलिजेंस और कॉरेज के बावजूद गॉड की डिवाइन अथॉरिटी सर्वोच्च है। बुक 6 यह दिखाता है कि इविल अंततः पराजित होता है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी है जो मैन के फाल में दिखाई देगा। बुक 7 समरी, पैराडाइज लॉस्ट। बुक 7 में राफेल अपनी नरेशन को आगे बढ़ाते हुए एडम को वर्ल्ड की क्रिएशन की कहानी सुनाता है। एडम राफेल से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे बताए कि गॉड ने यूनिवर्स और अर्थ को कैसे बनाया। राफेल गॉड की ग्रेटनेस और डिवाइन ऑर्डर को समझाते हुए क्रिएशन का वर्णन आरंभ करता है। राफेल बताता है कि हेवन में रिबेलियन के बाद गॉड ने निर्णय लिया कि वह एक नई क्रिएशन करेगा, जहां गुडनेस, ऑर्डर और हार्मनी स्थापित होगी। गॉड यह कार्य सन ऑफ गॉड को सौंपते हैं। सन डिवाइन पावर के साथ क्यास में प्रवेश करते हैं और वहां से यूनिवर्स की रचना शुरू करते हैं। क्रिएशन 6 दिनों में पूरी होती है। पहले दिन लाइट और डार्कनेस को अलग किया जाता है। दूसरे दिन स्काई और वाटर को अलग किया जाता है। तीसरे दिन लैंड, सी और प्लांट्स की रचना होती है। सन, मून और स्टार्स बनाए जाते हैं हो सके। पांचवें दिन बर्ड्स और फिशेस बनाए जाते हैं। छठे दिन एनिमल्स और अंत में मैन की रचना की जाती है। राफेल विस्तार से बताता है कि मैन को गॉड ने अपनी इमेज में बनाया ताकि वह इंटेलिजेंट, रेशनल और ओबेडिएंट हो। मैन को अर्थ पर ईडन में रखा गया, जहां उसे प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने का अवसर मिला।
गॉड ने मैन को फ्री विल दी ताकि वह स्वयं ओबीडियंस चुने। राफेल एडम को समझाता है कि क्रिएशन में हर चीज डिवाइन ऑर्डर के अनुसार बनी है। प्रत्येक एलिमेंट का एक पर्पज है। यूनिवर्स में कोई भी चीज रैंडम नहीं है। यह सब गॉड की विजडम का परिणाम है। एडम ध्यानपूर्वक इस पूरी कहानी को सुनता है और गॉड की ग्रेटनेस की प्रशंसा करता है। राफेल उसे यह भी बताता है कि नॉलेज अच्छी है, पर एक्सेसिव क्यूरियोसिटी खतरनाक हो सकती है। मैन को उतना ही जानना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें तो पहला थीम बनता है क्रिएशन और डिवाइन ऑर्डर, दूसरा थीम बनता है नॉलेज और लिमिट्स, तीसरा थीम बनता है हार्मनी और ओबेडियंस। मिल्टन जेनेसिस की बाइबलिकल स्टोरी को पोएटिक और ग्रैंड स्टाइल में प्रस्तुत करते हैं। बुक 7 यूनिवर्स की सुंदरता और गॉड की विजडम को दर्शाता है। राफेल का उद्देश्य एडम को यह समझाना है कि वह गॉड की क्रिएशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे ओबेडिएंट रहना चाहिए। बुक 8 समरी पैराडाइज लॉस्ट। बुक 8 में संवाद मुख्य रूप से एडम और राफेल के बीच होता है। राफेल द्वारा क्रिएशन की कहानी सुनाने के बाद एडम अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है। वह यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और उनकी गति के बारे में प्रश्न पूछता है। राफेल उसे सावधानी से उत्तर देता है और समझाता है कि मैन को अत्यधिक क्यूरियोसिटी में नहीं पड़ना चाहिए। नॉलेज महत्वपूर्ण है, परंतु वह नॉलेज जो लाइफ और ओबीडियंस के लिए आवश्यक हो। राफेल एडम को सलाह देता है कि वह अननेसेसरी सेलेस्टियल मिस्टरीज में उलझने के बजाय अपने जीवन, ड्यूटीज और गॉड के आदेशों पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार मिल्टन यह संदेश देते हैं कि सीमित ज्ञान भी पर्याप्त है यदि वह सही दिशा में उपयोग हो। इसके बाद एडम राफेल को अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाता है, उसकी ओन क्रिएशन और ईव से पहली मुलाकात। एडम बताता है कि जब वह पहली बार अस्तित्व में आया तब वह अकेला था। उसे आसपास की प्रकृति सुंदर लगी, पर उसे कंपेनियनशिप की कमी महसूस हुई। उसने गॉड से प्रार्थना की कि उसे एक साथी दिया जाए। गॉड ने एडम की आवश्यकता को समझा और ईव की रचना की। एडम वर्णन करता है कि जब उसने पहली बार ईव को देखा तो वह उसकी सुंदरता और ग्रेस से अत्यंत प्रभावित हुआ था। ईव एडम के लिए परफेक्ट कंपेनियन बनी। दोनों के बीच प्रेम, समझ और हार्मनी स्थापित हुई। एडम स्वीकार करता है कि ईव के प्रति उसका प्रेम बहुत गहरा है। राफेल उसे सावधान करता है कि प्रेम अच्छा है, परंतु उसे रीजन और ओबीडियंस से ऊपर नहीं रखना चाहिए। राफेल यह संकेत देता है कि एक्सेसिव अटैचमेंट फ्यूचर में समस्या बन सकता है। बुक 8 के अंत में राफेल एडम को अंतिम सलाह देता है कि वह गॉड के आदेश का पालन करे और टेम्पटेशन से बच कर रहे। इसके बाद राफेल हेवन लौट जाता है। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें तो पहला थीम बनता है नॉलेज की सीमा, दूसरा लव और कंपेनियनशिप, तीसरा रीजन बनाम इमोशन। दोस्तों, मिल्टन इस बुक में ह्यूमन क्रिएशंस को बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं। एडम और ईव का संबंध प्योर और नेचुरल है। राफेल की सलाह मोरल गाइडेंस का कार्य करती है। बुक 8 आने वाले फॉल से पहले इमोशनल बैकग्राउंड तैयार करता है, जहां एडम का ईव के प्रति अत्यधिक प्रेम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बुक 9 समरी पैराडाइज लॉस्ट। बुक 9 पूरे एपिक का टर्निंग पॉइंट है, जहां मैन का फॉल होता है। शुरुआत में सैटन ईडन में वापस आता है। वह इस बार एक सरपेंट, एक सांप का रूप लेता है ताकि वह आसानी से ईव के पास पहुंच सके। उसका उद्देश्य है
ईव को टेम्प्ट करके गॉड के आदेश का उल्लंघन करवाना। सुबह एडम और ईव अपने डेली वर्क की योजना बनाते हैं। ईव सुझाव देती है कि वे अलग अलग काम करें ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। एडम पहले इस विचार से सहमत नहीं होता क्योंकि उसे राफेल की चेतावनी याद है। फिर भी ईव के आग्रह पर वह मान जाता है। यह सेपरेशन सटन के लिए अवसर बन जाता है। सटन सरपेंट के रूप में ईव के पास पहुंचता है और उसकी सुंदरता और बुद्धि की प्रशंसा करता है। ईव आश्चर्य करती है कि एक सरपेंट कैसे बोल सकता है। सटन चालाकी से बताता है कि उसने ट्री ऑफ फ्रूट्स खाया है, जिससे उसे ज्ञान और बोलने की शक्ति मिली। वह ईव को विश्वास दिलाता है कि यह फ्रूट उसे गॉड के समान बुद्धिमान बना देगा। सटन गॉड के आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और ईव के मन में डाउट उत्पन्न करता है। वह कहता है कि गॉड नहीं चाहता कि मैन अधिक ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि तब मैन गॉड के बराबर हो जाएगा। ईव क्यूरियोसिटी और एम्बिशन के कारण प्रभावित हो जाती है। अंततः वह फॉरबिडन फ्रूट खा लेती है। फ्रूट खाने के बाद ईव को तुरंत कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। वह सोचती है कि उसने सही किया। फिर वह एडम के पास जाती है और उसे भी फ्रूट खाने के लिए कहती है। एडम समझ जाता है कि ईव ने गलती की है। वह जानता है कि यदि ईव अकेली फॉल करेगी तो वे अलग हो जाएंगे। इसलिए वह प्रेम के कारण ईव के साथ फॉल होने का निर्णय लेता है और फ्रूट खा लेता है। फ्रूट खाने के बाद दोनों की इनोसेंस समाप्त हो जाती है। उनमें सेम, गिल्ट और लस्ट के भाव उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। उनकी हार्मनी टूट जाती है। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें, टेम्पटेशन और डिसोबीडियंस, लव बनाम रीजन, इनोसेंस का अंत। दोस्तों, मिल्टन इस बुक में साइकोलॉजिकल टेम्पटेशन को विस्तार से दिखाते हैं। सटन की कनिंग स्पीच ईव की वीकनेस क्यूरियोसिटी को टारगेट करती है। एडम का फॉल लव के कारण होता है, जो ट्रेजिक है। बुक 9 मानव की मूल घटना को दर्शाता है और पूरे एपिक का इमोशनल क्लाइमैक्स है। बुक 10 समरी, पैराडाइज लॉस्ट। बुक 10 में एडम और ईव के फॉल के बाद के परिणाम दिखाए जाते हैं। गॉड हेवन से सारी स्थिति को देखते हैं और जस्टिस लागू करने का निर्णय लेते हैं। वे सन ऑफ गॉड को ईडन में भेजते हैं ताकि वे जजमेंट सुनाएं। सन ईडन में आकर पहले एडम और ईव को बुलाते हैं। दोनों गिल्ट और फियर से भरे होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वे अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। एडम ईव को दोष देता है और ईव सरपेंट को। सन पनिशमेंट घोषित करते हैं। सरपेंट को श्राप मिलता है कि वो हमेशा भूमि पर रेंगता रहेगा। ईव को पेन इन चाइल्ड बर्थ और एडम के अधीन रहने का दंड मिलता है। एडम को कठोर परिश्रम से जीवन यापन करने का दंड मिलता है। साथ ही दोनों को मोरलिटी और सफरिंग का सामना करना होगा। इसके बाद सीन हेल में शिफ्ट होता है, जहां सैटर्न अपनी सफलता का दावा करते हुए लौटता है। वह फॉलन एंजल्स को बताता है कि उसने मैन को करप्ट कर दिया है। सभी डेमन्स खुशी मनाते हैं, लेकिन अचानक गॉड की शक्ति से वे सब सरपेंट में बदल जाते हैं। वे फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें केवल राख और धूल मिलती है। यह उनकी फॉल्स विक्ट्री का प्रतीक है। इसी समय सिन और डेथ हेल से अर्थ की ओर ब्रिज बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में इविल आसानी से मैन तक पहुंच सके। यह ब्रिज इविल के फैलाव का प्रतीक है। ईडन में एडम और ईव अपने किए पर पछताते हैं।
वे गिल्ट, सेम और सारों में डूब जाते हैं। वे समझते हैं कि उन्होंने अपनी इनोसेंस और हैप्पीनेस को खो दी है। अंततः वे गॉड से फॉरगिवनेस की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें तो इसका थीम है पनिशमेंट और जस्टिस, गिल्ट और रिपोज, इविल के परिणाम। दोस्तों, मिल्टन इस बुक में दिखाते हैं कि डिसोबीडियंस के परिणाम केवल फिजिकल नहीं बल्कि मोरल और इमोशनल भी होते हैं। सटन की जीत वास्तव में हार में बदल जाती है। एडम और ईव का रिपेंटेंस फ्यूचर होप में की शुरुआत का संकेत देता है। बुक 10 फॉल के इमीडिएट कंसिक्वेंस को स्पष्ट करता है। बुक 11 समरी पैराडाइज लॉस्ट। बुक 11 में फॉल के बाद होप और फ्यूचर की दिशा दिखाई जाती है। एडम और ईव सच्चे मन से रिपेंटेंस करते हैं, उनकी प्रार्थना को गॉड स्वीकार करते हैं। गॉड निर्णय लेते हैं कि उन्हें ईडन से बाहर तो जाना होगा, लेकिन उन्हें पूरी तरह निराश नहीं किया जाएगा। वे माइकल को ईडन भेजते हैं ताकि वह एडम को फ्यूचर दिखाए और उसे समझाए कि मानव जाति का क्या होगा। माइकल ईडन में जाता है और एडम को बताता है कि उसे और ईव को पैराडाइज छोड़ना होगा। ईव को नींद में रखा जाता है ताकि वह यह दुखद दृश्य न देखे। माइकल एडम को एक ऊंचे स्थान पर ले जाता है जहां से वह फ्यूचर की घटनाओं का विजन देखता है। एडम सबसे पहले अपने पुत्र केन द्वारा एबेल की हत्या का दृश्य देखता है। यह पहली मर्डर होती है जो जेलसी और सिन का परिणाम है। इसके बाद एडम मानव समाज में फैली वायलेंस, ग्रीड और करप्शन को देखता है। लोग मोरल वैल्यूज को छोड़ देते हैं और इविल में डूब जाते हैं। माइकल आगे एडम को नोआह और फ्लोड की घटना दिखाता है, जहां गॉड मानव पापों से तंग आकर पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय भेजते हैं। केवल नोआह और उसका परिवार बचते हैं। यह डिस्ट्रक्शन के साथ प्योरिफिकेशन का प्रतीक है। एडम यह सब देखकर दुखी होता है और समझता है कि उसके एक गलत निर्णय का प्रभाव पूरी ह्यूमनिटी पर पड़ेगा। फिर भी माइकल उसे यह समझाता है कि सफरिंग के बीच भी होप और गुडनेस बनी रहेगी। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें तो पहला थीम बनता है रिपेंटेंस और होप, ह्यूमन सफरिंग और मोरल डिक्लाइन, डिवाइन मर्सी। मिल्टन इस बुक में फॉल के बाद के ह्यूमन हिस्ट्री को सिंबॉलिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। एडम का दुख ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। माइकल होप का संदेश देता है कि इविल के बावजूद गुडनेस और फेथ बची रहेगी। बुक 11 डिस्पेयर के बीच फ्यूचर रिडेम्पशन की तैयारी करता है। बुक 12 समरी पैराडाइज लॉस्ट। बुक 12 में माइकल द्वारा दिखाया गया फ्यूचर विजन आगे बढ़ता है। एडम मानव इतिहास की आगे की घटनाएं देखता है। माइकल उसे बताता है कि फ्लोड के बाद ह्यूमनिटी फिर से बढ़ेगी, पर सिन और मोरल वीकनेस पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे। लोग फिर से प्राइड, ग्रीड और डिसोबीडियंस में पड़ेंगे। माइकल एडम को दिखाता है कि समय के साथ प्रॉफिट्स आएंगे जो लोगों को गॉड के मार्ग पर चलने की शिक्षा देंगे। फिर वह बताता है कि अंततः सन ऑफ गॉड अर्थ पर मैन के रूप में जन्म लेंगे। वे ह्यूमनिटी के सिंस के लिए सेक्रीफाइस देंगे और साल्वेशन का मार्ग खोलेंगे। यह घटना फ्यूचर रिडेम्पशन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। एडम यह सुनकर आश्वस्त होता है कि भले ही उसने गलती की हो, पर गॉड की मर्सी के कारण ह्यूमनिटी के लिए होप बनी रहेगी। माइकल समझाता है कि फेथ, पेशेंस और ओबेडियंस के द्वारा मैन सफरिंग के बीच भी सही जीवन जी सकता है। विजन समाप्त होने के बाद माइकल एडम को ईडन से बाहर जाने के लिए तैयार करता है। ईव जागती है
और एडम उसे कंफर्ट देता है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें पैराडाइज छोड़ना होगा, पर वे निराश नहीं हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर होप का ज्ञान मिल चुका है। बुक 12 के अंत में एडम और ईव हाथों में हाथ डालकर ईडन से बाहर निकलते हैं। उनके सामने एक नई दुनिया है जहां कठिनाइयां हैं पर साथ ही रिडेम्पशन और होप भी है। दोस्तों, इस बुक के थीम की बात करें तो रिडेम्पशन और होप है, फेथ और ओबेडियंस है, न्यू बिगिनिंग है। दोस्तों, जॉन मिल्टन एपिक को सॉरोफुल येट होपफुल नोट पर समाप्त करते हैं। एडम और ईव का पैराडाइज से निकलना पनिशमेंट भी है और न्यू बिगिनिंग भी। बुक 12 यह संदेश देता है कि ह्यूमन फॉल के बाद भी डिवाइन ग्रेस से साल्वेशन संभव है। तो दोस्तों, यह था पैराडाइज लॉस्ट के 12 बुक्स का कंप्लीट और एग्जाम फोकस्ड समरी। अब आप न केवल स्टोरी को समझ चुके हैं बल्कि उसके थीम्स, सिंबोलिज्म और मिल्टन की पोएटिक विजन से भी परिचित हो चुके हैं। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एग्जाम में इस एपिक से सीधे क्वेश्चन थीम्स, कैरेक्टर्स, बुक वाइज इवेंट्स और एनालिसिस पर पूछे जाते हैं। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को इसी तरह सरल भाषा में समझेंगे। धन्यवाद और आपकी प्रिपरेशन के लिए शुभकामनाएं।